नमस्कार दोस्तों, नॉलेज गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है डेंगू फीवर। इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे डेंगू का मच्छर कैसा होता है, डेंगू फीवर में क्या क्या लक्षण आते हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। डेंगू एक प्रकार का संचारी रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेंगू फीवर। डेंगू एक संचारी रोग है जो फ्लेविविरिडेन फैमिली के वायरस से फैलता है। डेंगू के 4 सेरोटाइप्स पाए जाते हैं, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। डेंगू वायरस को फैलाने के लिए प्रमुख वाहक एडीज मच्छर है। इस मच्छर की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपेक्टस। एल्बोपेक्टस से कम ये एजिप्टाई मच्छर ज़्यादा प्रमुख रूप से इसका वाहक है जो डेंगू को फैलाता है। डेंगू मच्छर की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके शरीर पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। ये साफ पानी में पाया जाता है, साफ पानी में अंडे देता है। ये कम ऊंचाई तक उड़ पाता है और कमर के नीचे काटता है। सुबह के मॉर्निंग टाइम का जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है उस पर यह ज़्यादा काटता है, और रात में यदि लाइट है, रोशनी है कमरे में, तो भी ये काट सकता है। डेंगू मच्छर जो हैं इसकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं हर मच्छर की। तो ये कम ऊंचाई तक उड़ने वाला और साफ पानी में रहने वाला मच्छर, इसलिए शहरों में इसका ज़्यादा प्रकोप दिखाई देता है। डेंगू संक्रमण का जो है वो कुछ विशेष फैक्टर्स होते हैं जिस पर डेंगू का संक्रमण निर्भर करता है। बायोटिक फैक्टर है, वो तो डेंगू वायरस है कि उस कम्युनिटी में कौन सा सेरोटाइप पाया जा रहा है। एबायोटिक फैक्टर्स में है तो ताप है, आर्द्रता है। बरसात का सीज़न जो होता है उसमें ताप भी अधिक होता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सबसे प्रमुख सीजन होता है। और यदि मरीज़ की इम्यूनिटी अच्छी है तो ज़्यादा डेंगू गंभीर स्थिति में नहीं पहुँचने पाता है। हम देखते हैं डेंगू वायरस का इन्फेक्शन जो है उसमें ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, सिम्प्टोमेटिक हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक्स में कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, सिम्प्टोमेटिक्स में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में यदि प्रारंभिक लक्षण है, पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है, व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है, तो शायद जनरल वायरल फीवर की तरह ही इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। परंतु डेंगू फीवर के लक्षण जब आते हैं तो ये विदाउट हीमोरेज हो सकता है, ब्लीडिंग नहीं हो सकती है, या कुछ यूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है। ये डेंगू का जो हीमोरेजिक फीवर है और उसमें प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। बाद में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा लीकेज क्या है। इसमें आगे देखते हैं कि जो ये हेमोरेजिक फीवर है इसमें शॉक हो सकता है या शॉक नहीं हो सकता। जब शॉक होता है तो हम इसलिए उसको कहते हैं डेंगू का शॉक सिंड्रोम। फिर एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ जाती है जिसमें व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। डेंगू के संक्रमण काल के बारे में यदि जाने तो ये 3 से 14 दिन तक का हो सकता है। और डेंगू के 3 प्रकार हैं। क्लासिकल डेंगू फीवर है, इस फीवर में तेज़ बुखार आता है, जाड़ा लगकर बुखार आता है, और ये बुखार 5 से 7 दिन तक रह सकता है। हड्डियों में तेज़ दर्द होता है, इसलिए हम इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मांसपेशियों में ज़्यादा दर्द होता है और कमजोरी लगती है रोगी को। आँखों के पीछे दर्द होता है, ऊपर की ओर दर्द होता है, आँखों को घुमाने में दर्द होता है, गले में खराश हो सकती है। एक डेंगू के विशेष लक्षण जो उसकी पहचान है वो है त्वचा पे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, पेट में मरोड़ होती है, उल्टी आती है, थोड़ा रोगी अपने आप को अवसादग्रस्त महसूस करता है, और कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, जो सभी वायरल फीवर्स में होती है। डेंगू में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है वो है मरीज को खुले वातावरण में रखना और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ देना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना जिससे उसे कमजोरी नहीं लगने पाए। और इसके बाद जो दूसरा आता है वो है इसका डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में वो सारे लक्षण होते हैं जो क्लासिकल में होते हैं। इसके साथ में इसका प्रमुख लक्षण है और वो है रक्तस्राव, जो नाक से, मसूड़ों से, उल्टी से, मूत्र से, मल से हो सकता है। और मल इन त्वचा में नीले काले धब्बे पड़ सकते हैं। ये हेमोरेजिक फीवर है, इसलिए इसमें ब्लड का लीकेज होता है जिसके कारण त्वचा के नीचे नीले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये प्रमुख पहचान हो जाती है। ये जब कंडीशन आती है जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम, जब तेज़ी से प्लाज्मा लीकेज होता है जिसके कारण जगह जगह पर पानी के शरीर में इकट्ठा हो जाता है, ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है जिसके कारण रोगी सांस नहीं ले पाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, धड़कन तेज होने लगती है। ये डेंगू का सबसे खतरनाक प्रकार है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस पर आने के बाद रोगी को अत्यंत केयर की आवश्यकता होती है। अगर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखें कि हमारे ब्लड रिपोर्ट में क्या क्या है, हम कैसे जानेंगे, तो हम एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है जिसमें डेंगू क्लासिकल फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसीज में क्या परिवर्तन होते हैं, प्लेटलेट काउंट में क्या परिवर्तन होते हैं, हेमाटोक्रिट में हम क्या देखते हैं, लीवर प्रोफाइल कैसे बढ़ता है, घटता है, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये सारा इसमें बनाया गया है। कुछ अदर फाइंडिंग्स भी हैं जैसे रेड स्पॉट्स बॉडी में आ जाना, ये क्लासिकल जो है।
एक मैंने सैम्पल टेस्ट रिपोर्ट भी आपके सामने रखी है। आप कैसे देखेंगे इसमें? तो जब हम सीबीसी कराते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारा हीमोग्लोबिन आ जाता है, टीएलसी आ जाता है कि हमारी कितनी डब्ल्यूबीसी हैं, डिफरेंशियल काउंट में न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट की चीज़ें हम देख सकते हैं, हेमाटोक्रिट आगे है, प्लेटलेट काउंट आगे है। लीवर प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें एसजीपीटी एसजीओटी भी दिखता है। एसजीओटी जिसे एएसटी कहते हैं, इसमें लीवर प्रोफाइल में देखें तो एएसटी जो है बढ़ जाता है इस डी और साथ साथ में हमें थोड़ा सा हिपैटोमेगैली भी हो जाती है, जिसमें लीवर का साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में देखते हैं और हम पहचान सकते हैं हमें किस प्रकार का फीवर होने वाला है। कंफर्म डायग्नोसिस कराना है तो हम कंफर्म कैसे करें कि डेंगू ही है? तो डेंगू वायरस का जो है उसको सीरम से या सीएसएफ से निकाल कर उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं इनके टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर करते हैं, टॉर्निक टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट करके हम देखते हैं कि डेंगू की कंफर्म इसी से करते हैं। जनरल फीचर्स जो हैं वो हमें देखते हैं कि रोगी को हाई फीवर है, स्किन पर रैसेस पड़ रहे हैं, बोन्स पर पेन है, मसल्स पर पेन है, गर्दन में पेन है, वो टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशंस हो रही है, वीक पल्स हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें डेंगू की ओर ले जाती हैं। जनरल ट्रीटमेंट जो आप घर पे साधारण फीवर में करते हैं, खुले हवादार कमरे में आराम करने देते हैं रोगी को, फलों का रस देते हैं, ओआरएस देते हैं, चावल या दाल का पानी पिलाते हैं, बुखार होने पे पैरासीटामॉल की गोली देते हैं। एस्प्रिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। गुनगुने पानी से शरीर को साफ कर सकते हैं। यदि रोगी सक्षम है तो नहा भी सकता है। रोगी को हमेशा मच्छरदानी में ही सुलाना चाहिए, जिससे कि उस रोगी को काटने के बाद मच्छर किसी स्वस्थ रोगी को ना काटने पाए। स्वस्थ व्यक्ति को यदि काटता है तो वो भी रोगी हो जाएगा। परेशानी यदि बढ़ती है तो हमें तुरंत चिकित्सक से सहायता करनी चाहिए। डेंगू वायरस के लिए कोई दवा नहीं है, इसके लिए आप लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट होता है। हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से हैं? बच्चे हैं, वृद्ध हैं, मोटे व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या हृदय रोगी हैं और पेप्टिक अल्सर से जो परेशान व्यक्ति हैं वो भी हाई रिस्क पेशेंट में आते हैं। इनको डेंगू काफ़ी सीरियस हो सकता है। अस्पताल हमें कब ले जाना चाहिए रोगी को? बुखार में वृद्धि हो रही है, यदि बुखार कम नहीं हो रहा है, उल्टी लगातार आ रही है, मुंह से पानी नहीं जा रहा है, पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, रक्त का स्राव हमें दिखाई देता है, यदि चक्कर आ रहे हैं, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, चेहरा पीला पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यदि मूत्र 4 से 6 घंटे में नहीं आ रहा है तो हमें तुरंत रोगी को दिखाना चाहिए। सावधानी हमें क्या रखना चाहिए? वर्षा का मौसम आते ही डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। सामान्यतः जुलाई से नवंबर में डेंगू वायरस फैलने का सबसे ज़्यादा समय होता है, इसलिए हमें इस समय सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। डेंगू का कोई दवाई नहीं है, डेंगू का कोई टीका नहीं है, सिर्फ सावधानी ही इसका बचाव है। घर के आसपास पानी को एकत्र ना होने दें, साफ़ सफाई रखें। कूलर में, बाल्टी में, पुराने गमलों में या फ़ोटो फ्रेम्स के आसपास सब जगह से हमको जाला हटा के रखना है, पानी हटा के रखना है, जिससे कि कहीं पर भी डेंगू का वायरस मच्छर ना। हमें पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए, तेल और क्रीम लगा कर रखना चाहिए जिससे कि मच्छर काटे नहीं। मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। मच्छर को मारने वाली दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। खिड़कियों, फ़ोटो फ्रेम, दीवार, घड़ियों के आसपास जाला साफ़ कर देना चाहिए जहाँ पर मच्छर पनपने ना पाए। जो जल स्रोत हैं, तालाब हैं इत्यादि जगह पर हमें ये गम्बूसिया या लेवेस्टर मछलियों को पालना चाहिए, जिससे कि ये मच्छर के अंडों को खा लेती हैं। अब बात आती है कि डेंगू की विशेष दवाओं के बारे में। डेंगू की कोई विशेष दवा नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिर्फ एसिम्टोमेटिक लक्षण या सिम्टोमेटिक जो भी प्रकार का डेंगू है उसके लक्षणों के आधार पर सारा ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेदिक में कुछ दवाएं हैं जिसमें से कि हम लोग सबसे प्लेटलेट काउंट वगैरह घट जाती हैं तो इसके लिए हम लोग पपीते की पत्ती और कीवी जैसे फलों का सेवन करते हैं। संतरा है, विटामिन सी से युक्त फल, नींबू है, इनका विशेष रूप से सेवन करना चाहिए जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से डेंगू के जितने भी लक्षण हैं उनका थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की इसमें एक थीम आती है, वो है प्लाज्मा लीकेज की। प्लाज्मा लीकेज क्या होता है, कैसे प्लाज्मा लीकेज होता है जिससे कि ये शौक बढ़ जाता है। तो हमारी रक्तवाहिनियों में एक सिस्टम होता है जो हमारी आंतरिक रक्तवाहिनियों की आंतरिक दीवार में ग्लाइकोकोलिक्स अर्थात प्रोटियोग्लाइकॉन और ग्लाइकोप्रोटीन का एक जाल बंधा रहता है जो प्रोटीन और अन्य प्रकार के फ्लूइड को लीकेज से रोकता है। परंतु जब डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम, रिएक्टिव ऑक्सीजन और प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स इस ग्लाइकोकोलिक्स के जाल को तोड़ देते हैं और धीरे धीरे प्रोटीन का जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल आता है।
इस प्रकार से प्लाज्मा है और प्रोटीन्स हैं हमारे रक्त वाहिनी से धीरे धीरे निकल कर आसपास के टिश्यू के पास इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम लोग प्लाज्मा लीकेज कहते हैं। इस प्लाज्मा लीकेज से शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिसके कारण से धीरे धीरे डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन बन जाता है और आसपास की कोशिकाओं में जख्म होने लगते हैं। ये जख्म धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं तुरंत ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और मुख्य रूप से ब्लीडिंग का यही कारण होते हैं। प्लेटलेट काउंट गिरना इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा ध्यान हमें देना है डिहाइड्रेशन पर। जब व्यक्ति पे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो शरीर पर कोशिकाओं पर जख्म बनेंगे और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमें प्लेटलेट्स तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यदि बॉडी एक बार डिहाइड्रेशन में चली गई तो उसको धीरे धीरे हाइड्रेट करने के लिए काफ़ी कुशल चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अपने पूरे शरीर पर रोगी पर यह ध्यान देना है कि उसको डिहाइड्रेशन ना होने पाए। डेंगू के बहुत सारे टेस्ट हैं, उन पर लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जैसे DS1, NS1 और इसके जितने भी डेंगू के सेरोटाइप्स हैं इन सब का वो करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और धड़कन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि प्लाज्मा लीकेज स्टार्ट तो नहीं हो गया, आसपास के टिश्यू के पास फ्लूइड इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे मॉनिटरिंग करते रहते हैं। प्लेटलेट्स पर ही सारा जोर नहीं देना है। प्लेटलेट्स काउंट गिरेंगी जब रोगी ठीक होने लगता है, बुखार कम होने लगता है, इसके उपरांत प्लाज्मा लीकेज की समस्या देखने में आती है। इसलिए हमें लगातार मॉनिटरिंग करते रहना है और डेंगू पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कुशल चिकित्सक की निगरानी में रहना है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।